ऊपर और इजराइल ईरान के दूसरे शहरों के ऊपर हमला बोल रहा है। इस बीच बहुत सारी खबरें आई कल रात से लेकर आज तक में। सबसे बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने पे नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर राष्ट्र को संबोधित किया, मीडिया के जरिए दुनिया को बताने की कोशिश की कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसलिए उसकी सजा वो भुगत रहा है और हम चाहेंगे कि इसके बाद अगर इस पर भी ईरान नहीं माना तो हम अपने मिलिट्री को वहां पर उतारेंगे ईरान की धरती पर। लेकिन क्या यह संभव है? ईरान की धरती पर अमेरिका अपना मिलिट्री जो है वो अपने सैनिकों को उतार पाएगा? क्योंकि इसके बारे में जेडी वेंस का कहना है, जेडी वेंस पे भी आए, लेकिन उससे पहले यहां डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसमें यह भी कह रहे हैं, पहले तो वो कह रहे थे कि तत्काल हम खत्म कर देंगे ईरान का, यह मसला खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि 4 से 5 सप्ताह लग सकता है, यानी महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर सकता है और उसके बाद भी अगर गतिविधियां ऐसी रहीं तो फिर हम मिलिट्री भेजेंगे। और इसके साथ साथ जिन जिन देशों से अमेरिका ने मदद मांगी उन देशों ने अमेरिका को मदद देने से इनकार कर दिया। उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने कह दिया कि हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे, इराक की गलती हम ईरान में नहीं करेंगे, क्योंकि इराक युद्ध के समय ब्रिटेन ने अमेरिका का न सिर्फ साथ दिया था बल्कि ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को भी वहां भेजा था। तो इस लिहाज से अमेरिका को उम्मीद थी कि ब्रिटेन मदद करेगा, लेकिन ब्रिटेन मदद नहीं कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संसद में, जो ब्रिटिश संसद है उसमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उसमें साफ साफ कहा है कि हम मदद करने नहीं जा रहे हैं एयरबेस और अपनी धरती का इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल भी सिर्फ रख रखाव के लिए, लेकिन यहां से ईरान पर हमला के लिए नहीं होगा। दूसरी तरफ स्पेन से खबर आई कि स्पेन ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि हमारी धरती से ईरान के ऊपर हमला करने हम नहीं देंगे आपको। तो यहां वैसे ही फ्रांस, वैसे ही जर्मनी, इन सब ने एक तरह से मोरल सपोर्ट तो किया अमेरिका का, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो और इसके बाद अलग थलग पड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सबसे बड़ी बात यहां पे और भी होती है कि इंटरनली उन्हें कई सारी अलग अलग गतिविधियों में शामिल होना पड़ रहा है और झेलना खूब पड़ रहा है। वहां विपक्षी दलों को, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनको भी झेलना पड़ रहा है। वहां जो सर्वे हो रहे हैं उसमें लगातार रिपब्लिकन्स के जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो इस साल के अंत में, इसी 2026 के अंत में जो मध्यावधि चुनाव है, बाइपोलर चुनाव वहां होता है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। तो इसका डर भी है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ईरान के साथ युद्ध मोल लेकर, युद्ध में जाकर क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है? लेकिन इन सब से इतर अगर इजराइल की तरफ आए तो इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जो है वो सीधे सीधे अब वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का साथ पाकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जब तक अमेरिका का साथ है तब तक नेतन्याहू इनके साथ हैं, जब तक अमेरिका का साथ नहीं होगा नेतन्याहू पता नहीं कहां होंगे। तो ये सब कुछ है और इन सब के बीच सबसे पहले आइए हम डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या कहा है और यहीं से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ईरान से बहुत कुछ है, जोरदार पलटवार जो ईरान का है। और इधर भारत में भी सोनिया गांधी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक शानदार आर्टिकल लिखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को घेरा है और वो भी ईरान के मसले पे। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night,
All over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest, most powerful nation in the world by far. तो यहां सुन रहे थे आप, डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं 3 से 4 नहीं बल्कि 4 से 5 सप्ताह का वक्त लग सकता है। 4 जो हमारे सैनिक मारे गए उसका जिक्र भी, उसके अलावा परमाणु कार्यक्रम और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने सैनिकों को भी उतार सकते हैं ईरान में। ये सारी बातें यहां करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे एक भाव जो देख लीजिए वो साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब हम फंस चुके हैं, क्योंकि ये काफी नाराजगी जता रहे थे ब्रिटेन के ऊपर भी। ब्रिटेन इससे पहले, क्योंकि ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, स्पेन ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने कह दिया कि अभी कोई डील नहीं, और सऊदी अरब में जो अरामको का जो सेंटर है उस पर भी कल हमला हुआ था। इधर ईरान कह रहा है कि पूरा का पूरे गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में अगर कहीं भी किसी भी होटल में भी अगर अमेरिकन हैं, एम्बेसी के स्टाफ हैं, तो हम वहां हमला करेंगे, और साफ साफ एक पैगाम दे दिया गया है। इस बीच यहां ईरान के ईरानी सेना ने जो बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जरा सुन लेते हैं ईरान में क्या खबर आ रही है। ईरान से बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, ईरान से भी, और इसमें कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में हमने 700 से ज्यादा ड्रोन और हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने फायर किए हैं 500 से ज्यादा ठिकानों पर, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 500 से ज्यादा ठिकानों पर पिछले 48 घंटे में यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से हमने 700 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें, हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से ज्यादा, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हमने दागी हैं। इस पर मार्को रूबियो ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहां ईरानी सेना की तरफ से, क्या कहा जा रहा है, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی. You know what? Giving up on carbs is the worst way to lose weight, and here's why. Your brain runs on carbs, your muscle need carbs, and your energy, it also comes from carbs. So when you cut down out carbs completely, yes, you lose weight initially, but what you're actually losing is just water and muscle, not fat. That's why within days you feel exhausted, your brain stops working properly, and you go back to eating carbs where you gain everything back plus more. So the real solution is not quitting carbs, it's about eating them in the right amount at the right time and with the right food combination. Hi, I'm Vishal Seni. For 11 years I've been helping people to lose weight naturally, without crash diets, without giving up their favorite foods, and without losing energy. In my 3-hour natural healing system workshop, I'll show you exactly what foods you need to eat and how to lose weight in a healthy manner without supplements, without taking help of any chemical supplements. So click the link below, sign up for the workshop, and I'll see you there. ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زدند.
اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستانها، مدارس، صدا و سیما و مراکز مدنی اراده तो साफ साफ सुन रहे हैं आप, यहां पर कह रहे हैं कि दुश्मनों के ठिकाने पे 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमने हमला बोला है। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा ठिकानों पर, दुश्मन के 500 से ज्यादा ठिकानों पे, जिसमें यूएस भी है और इजराइल भी है, और यूएस के जो बेस हैं, कैंप बेस यहां पर मिडिल ईस्ट में, उस पर हमने हमला बोला है और उसमें 100 से ज्यादा सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और यहां पे जिस पे और 700 से ज्यादा ड्रोन से हमने हमला किया है और अपने आप को एक काफी यहां ऊपर दिखाते हुए ईरान की सेना यहां पर अपनी बात रख रही है। ईरानी सेना का अभी आप वक्तव्य सुन रहे थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ब्रॉडकास्टिंग ने, IRIB ने इस वीडियो को जारी किया है। ईरान के सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर से ये पैगाम भेजा गया है। दूसरी तरफ ये विजुअल देखिए, जरा इसको फुल स्क्रीन लेके आइए, इस विजुअल को देखना बहुत जरूरी है के वक्त। ये देखिए ईरानी झंडे के साथ रात के वक्त, इसमें साउंड अगर है तो साउंड भी दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा सुनिए। तो ये एक जोश है ईरान की जनता में। रात को 12 बजे ईरान की जनता सड़कों पे है। रात के 12 बजे सड़कों पे, मिडनाइट पे ईरानी पब्लिक, आवाम सड़कों पे, और एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल स्लोगन, और जो शहीद हुए सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई, उनके बारे में, उनके लिए प्रे करते हुए ईरानी जनता। तो जो यहां पर कहा जा रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जैसे ही हमने आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की, उसके बाद से वहां जश्न का माहौल है। यह जश्न का माहौल नहीं, बल्कि यह बदले की भावना से, ये ओत प्रोत कि दुश्मन को मजा चखाना है, वो कहते हुए यहां पूरा ईरानी आवाम जो है वो अलग अलग शहरों में सड़कों पे है रात के वक्त, जबकि पता है इनको कि किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से हमला हो सकता है, चाहे वो तेहरान हो, चाहे नतांज हो, चाहे वो इस्फहान हो, अलग अलग शहरों में ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ईरान की जनता बेखौफ अलग अलग सड़कों पे, अलग अलग चौक चौराहों पे नजर आती है। ईरानी जनता, वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हम चाहते थे कि हमारे जो साथी वहां से लगातार जुड़ते हैं उनको जोड़ा जाए, अभी भी हमारी कोशिश जारी है। अगर जुड़ पाएंगे ईरान से, हम किसी को जोड़ पाए तो जरूर जोड़ेंगे और आप तक पूरा आंखों देखा हम पहुंचाएंगे। लेकिन जितनी बातें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए हम तक जो खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ जोश है ईरानी जनता में, एक तरफ जोश है ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेकर ईरानी मिलिट्री और उसके अलावा वहां के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें, और यह साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान यहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक और भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, कल रात से लेकर आज तक साइप्रस को सीधे सीधे ईरान ने धमकी दे दी है। साइप्रस को धमकी इसलिए दी है क्योंकि साइप्रस में ब्रिटिश बेस है और उस ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। लेकिन साइप्रस को ईरान ने कहा है कि अगर वहां से हमारे ऊपर किसी भी ढंग से कोई भी वार किया गया तो साइप्रस को हम तबाह कर देंगे, ये ईरान ने कहा है। और दूसरी तरफ इधर ईरान ने उधर इराक के बगदाद शहर पे, दूसरी अलग अलग शहरों पे, बहरीन पे, यूएई पे और फिर सऊदी अरब पे, इन सब पे हमला बोला है और कुछ होटलों पे भी हमला बोला है, खासकर यूएई के होटलों पे भी हमला बोला है। तो एक तस्वीर बहुत ही अलग ढंग की दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ईरान यहां से एक कदम पीछे हटने वाला नहीं
नहीं है, वो हटना नहीं चाहता है। लेकिन इस बीच दो और भी महत्वपूर्ण यहां पर घटनाक्रम है जिसको आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया की मीडिया ने घोषणा की है कि ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमले की शुरुआत के महज आतंकवादी हमले की शुरुआत, यहां देखिए शब्द देखिए, जंग की शुरुआत नहीं बल्कि आतंकवादी हमले की शुरुआत के महज 48 घंटे बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अपने हवाई रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और अब वो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के थार्ड और पैट्रियट प्रणालियों को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान, जो हम लोग कल से कह रहे हैं कि अमेरिका के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई है कि उसके पास मिसाइलों की और युद्ध में लड़े जाने के लिए और इस्तेमाल किए जाने वाले जो हथियार हैं उसकी कमी हो गई है अमेरिका के पास, और इस कारण चिंता है। और इसको और भी इस बात की पुष्टि और भी अच्छे ढंग से करते हैं वहां के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा अगर स्क्रीन पर ला सकते हैं तो उसको भी लाते हैं हम। विदेश मंत्री का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्को रूबियो, आप जानते हैं वहां के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान प्रति माह लगभग 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ईरान हर एक महीने में 100 से ज्यादा या लगभग 100 हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि हमारी क्षमता प्रति माह 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइलों से अधिक की नहीं है। अब देख लीजिए, ये विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, कि ईरान हर महीने 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, लेकिन अमेरिका की जो इंटरसेप्टर मिसाइलों की जो क्षमता है वो हर महीने 6 से 7 का है। और इसमें ईरान के पास पहले से मौजूद हजारों ड्रोन भी शामिल हैं। हजारों इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो हजारों अलग से हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ये मान रहे हैं कि अमेरिका यहां फंस चुका है, और जब अमेरिका फंस चुका है तो फिर अमेरिका इससे बाहर निकलना चाहेगा। अमेरिका चाह रहा है बाहर निकलना, लेकिन कैसे निकलेगा अमेरिका बाहर, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान के बारे में अमेरिका ने यही सोच रखा था कि शायद ईरान यहां पर दब जाएगा, उसके टॉप लीडरशिप को हम खत्म कर देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। तो ये, लेकिन एक बात और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है, वो ये है कि महीनों से, जी हां, महीनों से ईरान में जासूसी कर रहा था इजराइल। वहां के जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, ट्रैफिक में जो कैमरे लगे होते हैं, अपने यहां भी लगे होते हैं ट्रैफिक पे, रोड। तो हमारे सिस्टम में किन चीजों को अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पहली चीज, मार्केट के ऊपर कोई व्यू नहीं। मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, मेरे को लगता है कि कल तो बढ़ना चाहिए, अभी तो ये क्रॉस हुआ है तो वो लेवल आ जाएगा, इसके नीचे गया तो कुछ नहीं लगता है। मार्केट का काम है चलना, आपका काम है उसे फॉलो करना, उसको जहां जाना है वहां जाने दो। आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि वो बच के नहीं निकलना चाहिए, बस। तो व्यू बिल्कुल नहीं बनाना है, कोई लेना देना नहीं है हमें मार्केट के व्यू से। To learn strategy-based option trading, join Chirag Sir's Option Trading Masterclass. ये खबर भी आई कि आयतुल्ला अली खामनेई की पत्नी जो घायल थी इस हमले में, उनकी भी मौत हो गई, यानी वो भी शहीद हो गई। तो इस तरह 48 नहीं 49 लोग हो गए। बात यहां पर 48-49 की नहीं है। इजराइल के हमले में 165 बच्चियों की भी मौत हुई है। जो सैनिक स्कूल पे हमला हुआ था सुबह सुबह, उसमें 165 बच्चियों की मौत, उनकी तस्वीरें देखकर आप दहल जाएंगे। इसलिए उन तस्वीरों को हम यहां नहीं लाना चाहते हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन ये इन तमाम चीजों का बदला लेना चाहता है ईरान। ईरान साफ कह रहा है कि हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश की रक्षा करें, देश की आवाम की रक्षा करें। इसलिए हम लड़ेंगे और जब तक ताकत है तब तक लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इधर हिंदुस्तान आइए तो हिंदुस्तान ने अभी तक, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, जबकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं जिन देशों के ऊपर अमेरिकी बेस पर, खासकर अमेरिकियों के ऊपर निशाना बनाते हुए
ईरान जो है वो हमले कर रहा है, और उसमें बहरीन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है, उसमें जॉर्डन है, इन तमाम, कतर है, इन तमाम देशों में भारत जो है वो भारत के प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्र प्रमुख से बात कर रहे हैं और उनके साथ अपनी सद्भावना दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, और आखिर में कहते हैं कि चूंकि वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनकी चिंता भी हमें है। लेकिन भारतीयों की चिंता है, ये सही बात है, मगर आपका एक मित्र राष्ट्र ईरान, उसकी चिंता आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान उसकी चिंता कर रहा है, बांग्लादेश उसकी चिंता कर रहा है। इस बीच देखिए, खामनेई की मौत का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेगा ईरान। खामनेई की मौत का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेगा ईरान, यह कहना है ईरान के विदेश मंत्री का, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यह कहना है। और आईआरजीसी का भी यह दावा है, आईआरजीसी ने अभी यह दावा किया है, उनका कहना है कि खामनेई की मौत का बदला लिए बिना, आईआरजीसी का बड़ा बयान इस वक्त आया है जिसमें कह रहे हैं कि खामनेई की मौत का बदला लिए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। यह आईआरजीसी का बड़ा दावा यहां पे, और बहुत महत्वपूर्ण, खामनेई की मौत का बदला लिए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे, ईरान शांत नहीं बैठेगा, यह यहां कहा जा रहा है। तो तस्वीरें अलग अलग बयां कर रही हैं, लेकिन इनके बीच, और ये हो भी क्यों नहीं, अगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए हम छोड़ेंगे नहीं, यहां कह रहा है आईआरजीसी कि चाहे जितना भी समय लग जाए लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है आईआरजीसी का। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जी हां, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये एक ईरानियन आर्म्ड फोर्स का जो प्राइमरी ब्रांच है, और इसका काम मुख्य रूप से वहां की सरकार, वहां की रिपब्लिक सिस्टम को, गवर्नमेंट को सुरक्षा प्रदान करना है। ये मिलिट्री कमांड है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो इंटरनल होता है ईरान में, उसकी रक्षा करना, टॉप लीडरशिप की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये आईआरजीसी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जिसकी स्थापना 1979 में ईरान में की गई थी, और उसका यह कहना है। ये बहुत, इस बीच अब्बास अरागची जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है, जरा उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, अब्बास अरागची, ये नरेंद्र मोदी का बयान नीचे आप दिखा रहे हैं, इसको हटा दीजिए। अरागची कह रहे हैं कि मिस्टर रूबियो ने, श्री रूबियो ने वही बात स्वीकार की जो हम सब जानते थे। अभी रूबियो का बयान आपको हमने बता दिया। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने बना रहा है, 100 से ज्यादा, जबकि हमारे पास इंटरसेप्ट करने के लिए की ताकत मात्र 6 से 7 है, इसलिए परेशानी है, ड्रोन तो अलग हैं। इसके बाद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान देखिए, कह रहे हैं श्री रूबियो ने वही बात स्वीकार की जो हम सब जानते थे। अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में अपनी मर्जी से युद्ध छेड़ा है, ईरान की ओर से कोई तथाकथित खतरा था ही नहीं, ईरान की तरफ से कोई तथाकथित खतरा था ही नहीं, इसलिए अमेरिकी और ईरानी दोनों का खून बहाने की जिम्मेदारी इजराइल समर्थक लोगों की है। अमेरिकी जनता बेहतर की हकदार है और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए। अमेरिकी जनता बेहतर की हकदार है, उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। देखिए, रूबियो ने बात स्वीकार कर ली है, हम सब जानते थे, अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में अपनी मर्जी से युद्ध छेड़ा है, यानी इजराइल के साथ जाकर इस युद्ध को छेड़ा है। ईरान की तरफ से कोई तथाकथित खतरा था ही नहीं, इसीलिए अमेरिकी और ईरानी दोनों का खून बहाने की जिम्मेदारी इजराइल समर्थक लोगों की है, और अमेरिकी जनता को बेहतर की हकदार है वहां की, और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए, यानी अपने देश की चिंता करनी चाहिए, ये कह रहे हैं यहां अब्बास अरागची, विदेश मंत्री ईरान के, यानी विदेश मंत्री ईरान के जो हैं अब्बास अरागची, उनका बयान भी यहां सामने आ गया विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो के बयान के बाद। और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लंबा खींच भी नहीं सकते, और यह लड़ाई लंबा चलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो एक तरफ लंबी लड़ाई और दूसरी तरफ हम इस लड़ाई को खींच नहीं सकते। यहां पर साफ साफ विदेश मंत्री ने अपनी असहमति जताई है, वहां के अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ईरान भी यहां बार बार कह रहा है, आईआरजीसी ने कह दिया कि चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और
ईरान लगातार कह रहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ईरानी आवाम, ईरान की जनता, जिनको अभी आप सुन रहे थे, एक बार दोबारा आपको सुनाता हूं, वो क्या कह रही है। सड़कों पे है रात के 12 बजे, और वो देखिए वो जिस ढंग से झूम रही है, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वो जो नारेबाजी हो रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा सुन लीजिए। इस बीच मार्को रूबियो का बयान भी आया है। मार्को रूबियो का बयान आपको हमने बता दिया। जेडी वेंस का बयान भी आया है। जेडी वेंस जो हैं, आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनका बयान, अगर राष्ट्रपति के सामने उपराष्ट्रपति का बयान, वो भी राष्ट्रपति के खिलाफ। देखिए, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनका बयान आपने देख लिया, फिर उपराष्ट्रपति का बयान भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। क्या कह रहे हैं जेडी वेंस यहां पे, वो बहुत महत्वपूर्ण है देखना सुनना। जरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहां पे। जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, ये समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जेडी वेंस ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम, ये देखिए, अमेरिका के लिए कई वर्षों तक चलने वाले युद्ध में प्रवेश करना संभव नहीं है। अमेरिका के लिए कई वर्षों तक चलने वाले युद्ध में प्रवेश करना संभव नहीं है। यह बात कही जा रही है इधर से, यानी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के विदेश मंत्री जेडी वेंस ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए, जैसे वियतनाम वार हुआ था, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, वापस आना पड़ा, ऐसी स्थिति ना हो जाए जैसे उधर पुतिन और व्लादिमीर सर्वे है। इस सर्वे में 43% उत्तरदाताओं ने युद्ध का विरोध किया, जबकि 29% अनिश्चित रहे। कह रहे हैं 29% कि हमें नहीं पता। जो कहते हैं ना कि हम आपका समर्थन करते हैं और हमें नहीं पता। ये रिपब्लिकन मतदाताओं में समर्थन अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन वो भी बहुत मजबूत नहीं था। 55% ने इन हमलों का समर्थन किया है, 13% ने विरोध किया है, 32% यहां पर कह नहीं सकते हैं रहे, यानी अनिश्चित रहे। 32% बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहते, 55% साथ में रहे। लगभग 42% रिपब्लिकनों ने कहा कि अगर इस अभियान में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए तो वे समर्थन की संभावना कम कर देंगे। यानी मिडिल ईस्ट में जो वार आपने छेड़ दी है, उसमें अमेरिकी अगर मारे जाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक मतदाताओं में 74% ने हमलों का विरोध किया है। डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने, अमेरिका में डेमोक्रेटिक मतदाताओं में 74% ने हमलों का विरोध किया है, जबकि केवल 7% ने समर्थन किया और 19% अनिश्चित रहे। ये यहां पर रॉयटर्स और
इप्सोस का सर्वे बता रहा है, और यह सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है उस लिहाज से देखा जाए जिस लिहाज से अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका, लेकिन अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान का जोरदार पलटवार है, जोरदार हमला है, और घुटने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हुए कोई नहीं दिखाई दे रहा। और थोड़ा सा अपने देश में आना चाहता हूं। अपने देश में आज सुबह सुबह सोनिया गांधी का एक आर्टिकल छपा है इंडियन एक्सप्रेस में। उस आर्टिकल में सोनिया गांधी, ये देखिए ये आर्टिकल, और उसमें भी गवर्नमेंट साइलेंस ऑफ किलिंग ऑफ ईरान लीडर नॉट न्यूट्रल, इट इज एब्डिकेशन। ये जो बात बता रही हैं ये न्यूट्रल नहीं है, और क्यों न्यूट्रल नहीं है इस पे इन्होंने अपनी बात रखी है। मतलब सोनिया गांधी साफ साफ यहां पर जो बातें कह रही हैं वो कह रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी न्यूट्रल नहीं है। अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी ने कहा है कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के फिर से शुरू होने पर इस मुद्दे पर खुलकर और बिना किसी टाल मटोल पर बहस होनी चाहिए। अपने लेख में इसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें अपनी नैतिक ताकत को फिर से पहचानने और उससे स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ सामने रखने की तत्काल जरूरत है। ये बातें यहां लिखते हुए सोनिया गांधी इस एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट आर्टिकल के रूप में, और यहां पर ये साफ साफ कह रही हैं कि इट इज एब्डिकेशन। साफ साफ ये न्यूट्रल नहीं है, इट्स साइलेंस ऑन किलिंग ऑफ ईरान लीडर इज नॉट न्यूट्रल। ये कह रही हैं कि आपकी चुप्पी जो है ये न्यूट्रल नहीं है, सरकार की चुप्पी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इससे पीछे हटना है। इट इज एब्डिकेशन, इससे पीछे हटना है, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस पे राहुल गांधी का ट्वीट भी है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या है जरा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा ले आइए स्क्रीन पर राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं, जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस स्थिति में चुप्पी तटस्थता नहीं है। इस स्थिति में चुप्पी तटस्थता नहीं है। हाँ, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी इस नाजुक वैश्विक मोड़ पर लिख रही हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए। ये राहुल गांधी ने ये बात लिखी है। राहुल गांधी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विदेश नीति हमारी कैसी है इस पर सोनिया गांधी का आलेख, और इसके बाद फिर राहुल गांधी का इस पर जवाब भी, और उस आलेख को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है। तो हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से इतर ईरान चलते हैं। ईरान में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। ईरान में आपको अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। ये तस्वीर इजराइल की है, ये तस्वीर ईरान की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर इजराइल की है। ये तस्वीर तेल अवीव की है, और जहां पर ईरानी मिसाइलों से हमले के बाद क्या स्थिति हो गई है, क्या हालात हो गए हैं, वो ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इजराइल की हैं। जरा इजराइल की और भी तस्वीरें हम आप तक लेके आएंगे। ईरान ने अलग अलग शहरों पे जो हमला बोला है उसकी तस्वीरें भी आप तक हम लाएंगे। अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है। बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें चल रही हैं। ईरान के लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के लिहाज से ईरान में इजराइल पर लगातार जोरदार हमला कर रहा है, जोरदार पलटवार कर रहा है ईरान, और उसके ऊपर इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने, दक्षिण कोरिया, चीन,
रूस इन सब ने साथ देने से मना कर दिया है। इन सब ने कह दिया है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। चीन का कल बयान आया था, रूस का कल बयान आया था, सबके बयान अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो बयान कर रही हैं ये अलग बयान कर रही हैं, आप देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों को जरा समझने की जरूरत है। और इसके अलावा ईरान के पास जो हथियार हैं उसमें रूस और चीन के हथियार हैं मैक्सिमम, और इसलिए भी बड़ी परेशानी में इजराइल और अमेरिका है। अमेरिका ने सोचा नहीं होगा, देखिए ये ड्रोन जो लगाए यहां से उड़ाए जा रहे हैं, देखिए ये ईरान है। ईरान की आर्मी ने इस फोटो को जारी किया है। ईरान की आर्मी ने इस फोटो को जारी किया है जिसमें मिसाइल लॉन्चर जो है और कैसे मिसाइल यहां से दागी जा रही हैं मिसाइलें, ये देख लीजिए। ईरान की आर्मी ने इसे लॉन्च कर बताया है कि हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं और सीधे इजराइल और दूसरे अलग अलग देशों में जहां अमेरिकी बेस है वहां पे हम लोग इसको दाग रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को भी देखिए, आप समझिए कि ईरान कहां है, कहां खड़ा है, यह जानना बहुत जरूरी है। ईरान कहां किस जगह पे खड़ा है यह जानना जरूरी है। इसीलिए इन तस्वीरों के जरिए, इन विजुअल्स के जरिए हमारे पास बहुत कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में आप समझ सकते हैं कि ईरान कहां कितना मजबूत यहां दिखाई देता है। बहुत अलग अलग ढंग से मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन एयरपोर्ट और बाकी जगहों पे इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है ईरान ने। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हमला, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, एयरपोर्ट के पास हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास ईरान ने हमला किया है। इराक को बेस बना रहा है ईरान। इराक में जो युद्ध वहां पे जहां से बहुत नजदीकी से टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जेट जो हैं वो गिरा दिए और बाद में कुवैत ने कहा कि गलती से हमने ही गिराया है। अमेरिका ने भी ये कहा, लेकिन खबर अंदर खाने ये है कि वो गलती से नहीं, किसी ने मार के मतलब कुवैत ने मारकर नहीं बल्कि ईरान ने मारकर गिराया था। तो ये भी है। और उधर इजराइल ने बेरूत लिबनान पर हमला बोला, हिजबुल्लाह के कैंप पर, लेकिन हिजबुल्लाह मारा नहीं गया है जो बताया जा रहा था कि उसके ठिकानों पर हमला किया गया है। तो लगातार पूरे जो खाड़ी देश हैं उसमें हलचल मची हुई है, खाड़ी देशों में हलचल मची हुई है। और खबरें जो हैं इधर से भी आ रही हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। रक्षा मंत्रालय, सऊदी अरब का रक्षा मंत्रालय इसने पुष्टि की है कि रियाद में अमेरिकी दूतावास यानी अमेरिकी एम्बेसी पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। ये बयान एक्स के जरिए, एक्स पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा गया है, जिसमें हल्की आग लगी, इमारत को मामूली नुकसान हुआ है। इमारत जिस अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमला किया गया उस इमारत में आग लग गई, हल्की आग लग गई। सऊदी अरब में अमेरिकी मिशन ने जिद्दा, फिर रियाद, धनरान में रहने वालों को घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी है। और इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी दूतावास से भी, उसके पास से भी धुआं उठते हुए कल देखा गया था। तो अलग अलग तस्वीरें यहां पर हम बता रहे हैं आपको कि ईरान कर क्या रहा है। ईरान यहां साफ साफ ये दिख रहा है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच मार्को रूबियो का एक बयान है, जरा उसको हम स्क्रीन पर ले आते हैं, मार्को रूबियो का बयान, और उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं मार्को रूबियो, जरा सुन लेते हैं। Well, we did. We notified Congress. I mean, we notified the Gang of Eight. We notified congressional leadership.
There's no law that requires us to do that. The law says we have to notify them 48 hours after beginning hostilities. We've done that. I think the notification went today, but we did notify members of Congress in advance. But we can't notify 535 members of Congress. And, well, the Congress can vote on whatever they want, but there's no law that requires us to do that. And I want to say something because I see people on TV. Look, that's fine. If they want to take a war powers vote, they can do that. They've done that. They've done that a bunch of times. But people keep saying that there's no law that requires the president to have done anything with regards to this. To begin with, no presidential administration has ever accepted the War Powers Act as constitutional. Not Republican presidents, not Democratic presidents. That said, we have followed the notification at 48 hours. We're here today. I've done more Gang of Eight briefings than I got in the 4 years that Biden was president and I was a member of the Gang of Eight. All of that said, we've complied with the law 100%, and we're going to continue to comply with it. तो अभी आप सुन रहे थे, यहां सवाल पूछा गया कि कांग्रेस को नोटिफाई क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको युद्ध में हम चले गए हैं, इसके लिए नोटिफाई करना होगा, कांग्रेस को क्यों नहीं करते हैं? इस पर मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के 535 मेंबर को नोटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो जो चाहें उस पर वोट करें, ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। हमने गैंग ऑफ 8 को नोटिफाई किया था, यहां पर साफ साफ कि 535 जो टोटल मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उसको हम नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। उनमें से हमने 8 को, गैंग ऑफ 8 को हमने नोटिफाई किया है, लेकिन वो जिसको चाहे उसको, जिस पर चाहे उस पर वोट करें, और ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है। यानी यहां फंसी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिकन आर्मी का बयान आया है कि युद्ध एक रात में नहीं हो जाते, आगे हमारा और भी नुकसान होने की संभावना है। यह अमेरिकन आर्मी का कहना है कि युद्ध एक रात में समाप्त नहीं हो जाते हैं, आगे हमारा और भी नुकसान होने की संभावना है। यानी अमेरिकन आर्मी यह मान रही है कि युद्ध में हमको भी नुकसान होना है। जिस बात को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम तो बिल्कुल जैसे खटाखट गए और उधर मादुरो को लेकर चले आए वेनेजुएला से, उनका अपहरण कर लिया, अगवा कर लिया, उठा लिया रातों रात उनके बेडरूम से उनको और उनकी पत्नी को, वैसे ही ये सोच रहे थे कि ईरान में भी हम कर डालेंगे, लेकिन ईरान में वैसा करते हुए उनको नसीब नहीं हुआ, ऐसा वो कर नहीं पाए। ये यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। तो और इसीलिए इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, फिर से उसको भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आज की तारीख में अभी से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जो कुछ लिखा है वो हम आप तक लेकर आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें हो रही हैं, सबकी बातें, लेकिन इन सबके बीच इधर ईरान में जो चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान एक साथ कल 16 देशों के ऊपर हमला ईरान ने किया था। अलग अलग देशों के अलग अलग अमेरिकी बेस कैंप पर ईरान ने हमला किया था, और आज भी वो जारी है। ईरान के हमले अभी जारी हैं। ईरान के फाइटर विमान जो हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। इरबिल एयर बेस के पास, इरबिल, जी हाँ, इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला। इरबिल जो अमेरिकी सैन्य बेस है इराक में, उस पर ड्रोन से हमला किया है ईरान ने, ड्रोन से हमला किया है। अभी से थोड़ी देर पहले इरबिल एयरपोर्ट के पास सैन्य बेस पर हमला किया है ईरान ने। और खाड़ी देशों में खासकर अमेरिकी बेस कैंप पर बिल्कुल जोरदार पलटवार करते हुए, यहां भयंकर हमला करते हुए अलग अलग अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान दिखाई दे रहा है। तो ईरान अलग अलग जगहों को, और साफ साफ ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है और कहा है कि इसको हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और उधर ट्रंप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम अपने सैनिक ईरान में उतार देंगे। सैनिकों का ईरान में उतारना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या इस नौबत पर यह युद्ध और इस युद्ध में इस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? यह भी बड़ा सवाल है। तो सवाल कई सारे हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान के घटनाक्रम पर लगातार हमारा कवरेज जारी है और इसमें बहुत कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और भी पहुंचाते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा, खासकर
यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ साफ कहा है कि 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने बना रहा है ईरान, और उसमें उसको इंटरसेप्ट करने की हमारे पास 6 से 7 की ही क्षमता है, हम ज़्यादा नहीं, और ड्रोन तो अलग हैं। यानी अमेरिका यहाँ मान रहा है कि हमारे लिए बहुत मुसीबत वाली स्थिति हो जाएगी। दूसरी तरफ जो उधर से दक्षिण कोरिया से जो खबर आ रही है वो भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरिया के मीडिया ने लिखा है कि चूंकि इनके पास, अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है, इसलिए अमेरिका ने उधर जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान से थार्ड और पैट्रियट प्रणालियों को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने की वो कोशिश कर रहा है, ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ये कहा जा रहा है। और ये बहुत कुछ अपने हिसाब से चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर मार्को रूबियो हों चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। एक बार डोनाल्ड ट्रंप को सुन लेते हैं जो कल कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा हिस्सा एक सुनते हैं उनको और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जरा ले आइए। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets. Here's the reality. Your college degree took 4 years and $100,000. AI skills, 28 days and $20. Guess which one your boss cares about more in 2026? Stop. Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. So I'm over 42 and I just got AI certified in less than a month. One program changed everything. I didn't quit my job or spend thousands on courses. Instead, I joined the 28-day AI challenge. What if I've never worked with AI before? Perfect. This challenge is built for people over 40. Yeah. A simple learning routine that fits your life, not disrupts it, and the best part, you're AI certified at the end. So when does the program start showing results? In 1 week, you'll feel unstoppable. Yeah. In 2 weeks, you'll have your strategy. In a month, you'll wonder why you didn't start sooner. Tap the screen to join us. Military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as एक तरफ लगातार हमला बोल रहा है इजराइल के ऊपर, ईरान हमला बोल रहा है अमेरिकी बेस कैंप्स के ऊपर जो खासकर आसपास के अलग अलग शहरों में है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी वहां तेहरान के ऊपर और ईरान के दूसरे शहरों के ऊपर हमला बोल रहा है। इस बीच बहुत सारी खबरें आई कल रात से लेकर आज तक में। सबसे बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने पे नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर राष्ट्र को संबोधित किया, मीडिया के जरिए दुनिया को बताने की कोशिश की कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसलिए उसकी सजा वो भुगत रहा है, और हम चाहेंगे कि इसके बाद अगर इस पर भी ईरान नहीं माना तो हम अपने मिलिट्री को वहां पर उतारेंगे ईरान की धरती पर। लेकिन क्या यह संभव है? ईरान की धरती पर अमेरिका अपना मिलिट्री जो है वो अपने सैनिकों को उतार पाएगा? क्योंकि इसके बारे में जेडी वेंस का कहना है, जेडी वेंस पे भी आए, लेकिन उससे पहले यहां डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसमें यह भी कह रहे हैं, पहले तो वो कह रहे थे कि तत्काल हम खत्म कर देंगे, ईरान का यह मसला खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि 4 से 5 सप्ताह लग सकता है, यानी महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर सकता है, और उसके बाद भी अगर गतिविधियां ऐसी रहीं तो फिर हम मिलिट्री भेजेंगे। और इसके साथ साथ जिन जिन देशों से अमेरिका ने मदद मांगी उन देशों ने अमेरिका को मदद देने से इनकार कर
दिया। उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने कह दिया कि हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे, इराक की गलती हम ईरान में नहीं करेंगे, क्योंकि इराक युद्ध के समय ब्रिटेन ने अमेरिका का न सिर्फ साथ दिया था बल्कि ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को भी वहां भेजा था। तो इस लिहाज से अमेरिका को उम्मीद थी कि ब्रिटेन मदद करेगा, लेकिन ब्रिटेन मदद नहीं कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संसद में, जो ब्रिटिश संसद है, उसमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उसमें साफ साफ कहा है कि हम मदद करने नहीं जा रहे हैं। एयरबेस और अपनी धरती का इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल भी सिर्फ रख रखाव के लिए, लेकिन यहां से ईरान पर हमला के लिए नहीं होगा। दूसरी तरफ स्पेन से खबर आई कि स्पेन ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि हमारी धरती से ईरान के ऊपर हमला करने हम नहीं देंगे आपको। तो यहां वैसे ही फ्रांस, वैसे ही जर्मनी, इन सब ने एक तरह से मोरल सपोर्ट तो किया अमेरिका का, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो और इसके बाद अलग थलग पड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सबसे बड़ी बात यहां पे और भी होती है कि इंटरनली उन्हें कई सारी अलग अलग गतिविधियों में शामिल होना पड़ रहा है और झेलना खूब पड़ रहा है। वहां विपक्षी दलों को, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनको भी झेलना पड़ रहा है। वहां जो सर्वे हो रहे हैं उसमें लगातार रिपब्लिकन्स के जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो इस साल के अंत में, इसी 2026 के अंत में जो मध्यावधि चुनाव है, बाइपोलर चुनाव वहां होता है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। तो इसका डर भी है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ईरान के साथ युद्ध मोल लेकर, युद्ध में जाकर क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है? लेकिन इन सब से इतर अगर इजराइल की तरफ आए तो इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल जो है वो सीधे सीधे अब वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का साथ पाकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जब तक अमेरिका का साथ है तब तक नेतन्याहू इनके साथ हैं, जब तक अमेरिका का साथ नहीं होगा नेतन्याहू पता नहीं कहां होंगे। तो ये सब कुछ है और इन सब के बीच सबसे पहले आइए हम डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या कहा है और यहीं से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ईरान से बहुत कुछ है, जोरदार पलटवार जो ईरान का है। और इधर भारत में भी सोनिया गांधी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक शानदार आर्टिकल लिखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को घेरा है और वो भी ईरान के मसले पे। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true
before it ends. That's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest, most powerful nation in the world by far. तो यहां सुन रहे थे आप, डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं 3 से 4 नहीं बल्कि 4 से 5 सप्ताह का वक्त लग सकता है। 4 जो हमारे सैनिक मारे गए उसका जिक्र भी, उसके अलावा परमाणु कार्यक्रम और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने सैनिकों को भी उतार सकते हैं ईरान में। ये सारी बातें यहां करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे एक भाव जो देख लीजिए वो साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब हम फंस चुके हैं, क्योंकि ये काफी नाराजगी जता रहे थे ब्रिटेन के ऊपर भी। ब्रिटेन इससे पहले, क्योंकि ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, स्पेन ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने कह दिया कि अभी कोई डील नहीं, और सऊदी अरब में जो अरामको का जो सेंटर है उस पर भी कल हमला हुआ था। इधर ईरान कह रहा है कि पूरा का पूरे गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में अगर कहीं भी किसी भी होटल में भी अगर अमेरिकन हैं, एम्बेसी के स्टाफ हैं, तो हम वहां हमला करेंगे, और साफ साफ एक पैगाम दे दिया गया है। इस बीच यहां ईरान के ईरानी सेना ने जो बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जरा सुन लेते हैं ईरान में क्या खबर आ रही है। ईरान से बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं ईरान से भी, और इसमें कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में हमने 700 से ज्यादा ड्रोन और हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने फायर किए हैं 500 से ज्यादा ठिकानों पर, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 500 से ज्यादा ठिकानों पर पिछले 48 घंटे में यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से हमने 700 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें, हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से ज्यादा, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हमने दागी हैं। इस पर मार्को रूबियो ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहां ईरानी सेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران با حمله به 60 هدف راهبردی و 500 نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل تا بدین لحظه با شلیک بیش از 700 پهپاد و صدها فروند موشک بالستیک و شکست دشمنانمان در رهگیری نصاب جدیدی را فراتر از کل جنگ 12 روزه تنها در 48 ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زدند. اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستانها، مدارس، صدا و سیما و مراکز مدنی اراده तो साफ साफ सुन रहे हैं आप, यहां पर कह रहे हैं कि दुश्मनों के ठिकाने पे 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमने हमला बोला है। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा ठिकानों पर, दुश्मन के 500 ज्यादा ठिकानों पे, जिसमें यूएस भी है और इजराइल भी है, और यूएस के जो बेस है, कैंप बेस यहां पर मिडिल ईस्ट में, उस पर हमने हमला बोला है, और उसमें 100 से ज्यादा सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और यहां पे जिस पे और 700 से ज्यादा ड्रोन से हमने हमला किया है। और अपने आप को एक काफी यहां ऊपर दिखाते हुए ईरान की सेना यहां पर अपनी बात रख रही है। ईरानी सेना का अभी आप वक्तव्य सुन रहे थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ब्रॉडकास्टिंग ने, IRIB ने इस वीडियो को जारी किया है। ईरान के सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर से ये पैगाम भेजा गया है। दूसरी तरफ ये विजुअल देखिए, जरा इसको फुल स्क्रीन लेके आइए, इस विजुअल को देखना बहुत जरूरी है।
के वक्त, ये देखिए ईरानी झंडे के साथ रात के वक्त, इसमें साउंड अगर है तो साउंड भी दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा सुनिए। तो ये एक जोश है ईरान की जनता में। रात को 12 बजे ईरान की जनता सड़कों पे है, रात के 12 बजे सड़कों पे, मिडनाइट पे ईरानी पब्लिक आवाम सड़कों पे, और एंटी अमेरिका एंटी इजराइल स्लोगन, और जो शहीद हुए सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई, उनके बारे में, उनके लिए प्रे करते हुए ईरानी जनता। तो जो यहां पर कहा जा रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जैसे ही हमने आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की, उसके बाद से वहां जश्न का माहौल है। यह जश्न का माहौल नहीं, बल्कि ये बदले की भावना से, ये ओत प्रोत कि दुश्मन को मजा चखाना है, वो कहते हुए यहां पूरा ईरानी आवाम जो है वो अलग अलग शहरों में सड़कों पे है रात के वक्त, जबकि पता है इनको कि किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से हमला हो सकता है, चाहे वो तेहरान हो, चाहे नतांज हो, चाहे वो इस्फहान हो, अलग अलग शहरों में ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ईरान की जनता बेखौफ अलग अलग सड़कों पे, अलग अलग चौक चौराहों पे नजर आती है। ईरानी जनता, वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हम चाहते थे कि हमारे जो साथी वहां से लगातार जुड़ते हैं उनको जोड़ा जाए, अभी भी हमारी कोशिश जारी है। अगर जुड़ पाएंगे ईरान से, हम किसी को जोड़ पाए तो जरूर जोड़ेंगे और आप तक पूरा आंखों देखा हम पहुंचाएंगे। लेकिन जितनी बातें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए हम तक जो खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ जोश है ईरानी जनता में, एक तरफ जोश है ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेकर ईरानी मिलिट्री और उसके अलावा वहां के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें, और यह साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान यहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक और भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, कल रात से लेकर आज तक साइप्रस को सीधे सीधे ईरान ने धमकी दे दी है। साइप्रस को धमकी इसलिए दी है क्योंकि साइप्रस में ब्रिटिश बेस है और उस ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। लेकिन साइप्रस को ईरान ने कहा है कि अगर वहां से हमारे ऊपर किसी भी ढंग से कोई भी वार किया गया तो साइप्रस को हम तबाह कर देंगे, ये ईरान ने कहा है। और दूसरी तरफ इधर ईरान ने उधर इराक के बगदाद शहर पे, दूसरी अलग अलग शहरों पे, बहरीन पे, यूएई पे और फिर सऊदी अरब पे, इन सब पे हमला बोला है और कुछ होटलों पे भी हमला बोला है, खासकर यूएई के होटलों पे भी हमला बोला है। तो एक तस्वीर बहुत ही अलग ढंग की दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ईरान यहां से एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल में काम करना है, पुट ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम नहीं करना है। पुट ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम नहीं करना है। अब फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्यों? इसके लिए क्योंकि सबसे पहली चीज, इसको मैनेज करना आसान है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है वो है फियर। मार्केट में फियर किस चीज का होता है? फियर होता है फॉल का। And that is why we are not trading in put options. To learn strategy-based option trading, join Chirag Sir's Option Trading Masterclass. के थार्ड और पैट्रियट प्रणालियों को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान, जो हम लोग कल से कह रहे हैं कि अमेरिका के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई है कि उसके पास मिसाइलों की और युद्ध में लड़े जाने के लिए और इस्तेमाल किए जाने वाले जो हथियार हैं उसकी कमी हो गई है अमेरिका के पास, और इस कारण चिंता है। और इसको और भी, इस बात की पुष्टि और भी अच्छे ढंग से करते हैं वहां के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा अगर स्क्रीन पर ला सकते हैं तो उसको भी लाते हैं हम।
विदेश मंत्री का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्को रूबियो, आप जानते हैं वहां के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान प्रति माह लगभग 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ईरान हर महीना हर एक महीने में 100 से ज्यादा या लगभग 100 हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि हमारी क्षमता प्रति माह 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइलों से अधिक की नहीं है। अब देख लीजिए, ये विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, कि ईरान हर महीने 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, लेकिन अमेरिका की जो इंटरसेप्टर मिसाइलों की जो क्षमता है वो हर महीने 6 से 7 का है। और इसमें ईरान के पास पहले से मौजूद हजारों ड्रोन भी शामिल हैं। हजारों इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो हजारों अलग से हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ये मान रहे हैं कि अमेरिका यहां फंस चुका है, और जब अमेरिका फंस चुका है तो फिर अमेरिका इससे बाहर निकलना चाहेगा। अमेरिका चाह रहा है बाहर निकलना, लेकिन कैसे निकलेगा अमेरिका बाहर, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान के बारे में अमेरिका ने यही सोच रखा था कि शायद ईरान यहां पर दब जाएगा, उसके टॉप लीडरशिप को हम खत्म कर देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। तो ये, लेकिन एक बात और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है, वो ये है कि महीनों से, जी हां, महीनों से ईरान में जासूसी कर रहा था इजराइल। वहां के जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, ट्रैफिक में जो कैमरे लगे होते हैं, अपने यहां भी लगे होते हैं, ट्रैफिक पे रोड के किनारे कैमरे लगे होते हैं, और सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं वो लगे होते हैं। उस सीसीटीवी कैमरों को हैक कर रखा था इजराइल ने, और उसके जरिए वो पल पल की रिपोर्ट ले रहा था कि कौन कहां कितने बजे आना जाना कर रहा है, कौन कहां पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें। और इसके बाद इजराइल ने ये अंजाम दिया है, और यानी जासूसी की। मुसाद ऐसे ही जासूसी ऑर्गेनाइजेशन, वहां का काफी तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल का। तो इजराइल ने जासूसी करवाई और हैक किए वहां के कैमरे, ईरान के कैमरे, और उसके बाद उसने वहां हमला बोला, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। और कल शाम को यह खबर भी आई कि आयतुल्ला अली खामनेई की पत्नी जो घायल थी इस हमले में, उनकी भी मौत हो गई, यानी वो भी शहीद हो गई। तो इस तरह 48 नहीं 49 लोग हो गए। बात यहां पर 48-49 की नहीं है। इजराइल के हमले में 165 बच्चियों की भी मौत हुई है। जो सैनिक स्कूल पे हमला हुआ था सुबह सुबह, उसमें 165 बच्चियों की मौत, उनकी तस्वीरें देखकर आप दहल जाएंगे। इसलिए उन तस्वीरों को हम यहां नहीं लाना चाहते हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन ये इन तमाम चीजों का बदला लेना चाहता है ईरान। ईरान साफ कह रहा है कि हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश की रक्षा करें, देश की आवाम की रक्षा करें। इसलिए हम लड़ेंगे, और जब तक ताकत है तब तक लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इधर हिंदुस्तान आइए, तो हिंदुस्तान ने अभी तक, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, जबकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं जिन देशों के ऊपर अमेरिकी बेस पर, खासकर अमेरिकियों के ऊपर निशाना बनाते हुए ईरान जो है वो हमले कर रहा है। और उसमें बहरीन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है, उसमें जॉर्डन है, इन तमाम, कतर है, इन तमाम देशों में भारत जो है वो, भारत के प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्र प्रमुख से बात कर रहे हैं, और उनके साथ अपनी सद्भावना दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। और आखिर में कहते हैं कि चूंकि वहां पर भारतीय रह रहे हैं, उनकी चिंता भी हमें है। लेकिन भारतीयों की चिंता है, ये सही बात है, मगर आपका एक मित्र राष्ट्र ईरान, उसकी चिंता आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान उसकी चिंता कर रहा है, बांग्लादेश उसकी चिंता कर रहा है। इस बीच देखिए, खामनेई की मौत का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेगा ईरान। खामनेई की मौत का बदला लिए बिना शांत नहीं बैठेगा ईरान, यह कहना है ईरान के विदेश मंत्री का, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यह कहना है।
और आईआरजीसी का भी यह दावा है, आईआरजीसी ने अभी यह दावा किया है, उनका कहना है कि खामनेई की मौत का बदला लिए बिना, आईआरजीसी का बड़ा बयान इस वक्त आया है जिसमें कह रहे हैं कि खामनेई की मौत का बदला लिए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। यह आईआरजीसी का बड़ा दावा यहां पे, और बहुत महत्वपूर्ण, खामनेई की मौत का बदला लिए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे, ईरान शांत नहीं बैठेगा, यह यहां कहा जा रहा है। तो तस्वीरें अलग अलग बयां कर रही हैं, लेकिन इनके बीच, और ये हो भी क्यों नहीं, अगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए हम छोड़ेंगे नहीं, यहां कह रहा है आईआरजीसी कि चाहे जितना भी समय लग जाए लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है आईआरजीसी का। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जी हां, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये एक ईरानियन आर्म्ड फोर्स का जो प्राइमरी ब्रांच है, और इसका काम मुख्य रूप से वहां की सरकार, वहां की रिपब्लिक सिस्टम को, गवर्नमेंट को सुरक्षा प्रदान करना है। ये मिलिट्री कमांड है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो इंटरनल होता है ईरान में, उसकी रक्षा करना, टॉप लीडरशिप की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जिसकी स्थापना 1979 में ईरान में की गई थी, और उसका यह कहना है। ये बहुत, इस बीच अब्बास अरागची जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है, जरा उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए अब्बास अरागची, ये नरेंद्र मोदी का बयान नीचे आप दिखा रहे हैं, इसको हटा दीजिए। अरागची कह रहे हैं कि मिस्टर रूबियो ने, श्री रूबियो ने वही बात स्वीकार की जो हम सब जानते थे। अभी रूबियो का बयान आपको हमने बता दिया। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने बना रहा है, 100 से ज्यादा, जबकि हमारे पास इंटरसेप्ट करने के लिए की ताकत मात्र 6 से 7 है, इसलिए परेशानी है, ड्रोन तो अलग हैं। इसके बाद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान देखिए, कह रहे हैं श्री रूबियो ने वही बात स्वीकार की जो हम सब जानते थे। अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में अपनी मर्जी से युद्ध छेड़ा है, ईरान की ओर से कोई तथाकथित खतरा था ही नहीं, ईरान की तरफ से कोई तथाकथित खतरा था ही नहीं, इसलिए अमेरिकी और ईरानी दोनों का खून बहाने की जिम्मेदारी इजराइल समर्थक लोगों की है। अमेरिकी जनता बेहतर की हकदार है और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए। अमेरिकी जनता बेहतर की हकदार है, उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। देखिए रूबियो ने बात स्वीकार कर ली है, हम सब जानते थे, अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में अपनी मर्जी से युद्ध छेड़ा है, यानी इजराइल के साथ जाकर इस युद्ध को छेड़ा है। ईरान की तरफ से कोई तथाकथित खतरा था ही नहीं, इसीलिए अमेरिकी और ईरानी दोनों का खून बहाने की जिम्मेदारी इजराइल समर्थक लोगों की है, और अमेरिकी जनता को बेहतर की हकदार है वहां की, और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए, यानी अपने देश की चिंता करनी चाहिए, ये कह रहे हैं यहां अब्बास अरागची, विदेश मंत्री ईरान के, यानी विदेश मंत्री ईरान के जो हैं अब्बास अरागची, उनका बयान भी यहां सामने आ गया। विदेश मंत्री अमेरिका के इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो एक तरफ लंबी लड़ाई और दूसरी तरफ हम इस लड़ाई को खींच नहीं सकते। यहां पर साफ साफ विदेश मंत्री ने अपनी असहमति जताई है, वहां के अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ईरान भी यहां बार बार कह रहा है, आईआरजीसी ने कह दिया कि चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।